नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस चैनल के जरिए आप सभी के लिए यूपी टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी, सीटेट एग्ज़ाम, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स की ईवीएस, हिंदी और सीडीपी की दोस्तों तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है। तो इसी में दोस्तों यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो जो पौधे होते हैं, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं दोस्तों, आप पता है कि पौधा है, पौधे की जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं, मिट्टी में गहराई तक जाती है, मिट्टी में रहती हैं। ठीक है, तो ये जड़ें क्या करती है दोस्तों कि मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं और पौधे इसे अपने जड़ के केसों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं। इनके जो जड़ों के केस होते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से जड़ें जो होती हैं इसको अवशोषित करती हैं। यह पौधे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल गया कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो हैं मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या और नाइट्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण किससे बना है। पर्यावरण जो है वो किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि पर्यावरण का जो अर्थ होता है, पर्यावरण का सीधा संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है। ठीक है, अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं। ये सभी मिलकर क्या करती हैं? पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो पर्यावरण जो होता है किससे बना होता है? अजैविक कारकों से, अजैविक और जैविक कारकों से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, जैविक कारकों से। तो आपको बता दें कि पर्यावरण जो होता है वो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के कारकों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वे हैं। तो इको मार्क जो है जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वो क्या है? शुद्ध और मिलावट रहित है, प्रोटीन से भरपूर है, पर्यावरण के अनुकूल या आर्थिक रूप से व्यवहार्य। तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की आसानी से पहचान करने के लिए जो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल हों उसको पहचान करने के लिए है इको मार्क उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इको मार्क क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के प्रमाणन चिन्ह के रूप में जारी किया जाता है जो कि BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारस्परिक रूप से सुरक्षित है। तो कहा जाता है कि उनको ही प्रदान किया जाता है जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा पर्यावरण के अनुरूप हैं। ठीक है, और सबसे पहले इको मार्क जो योजना है शुरू कब किया गया था दोस्तों करके पूछ लेता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 1991 में इसको शुरू किया गया था और भारत में इको मार्क योजना के लोगो के रूप में जो इसका लोगो है, कहते हैं ना कि इसका लोगो क्या है इको मार्क का, तो लोगो के रूप में एक मिट्टी के बर्तन को चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि पर्यावरण के अनुकूल जो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, उनको ही इको मार्क प्रदान किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाली कौन सी गैसें हैं? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैसें होती हैं वे कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो आप सुनिएगा, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मेथेन है, CH4 उसको बोलते हैं, और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उसका सूत्र होता है,
और जलवाष्प, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और आपको बता दें तो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और वे प्रमुख गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान करने वाली प्रमुख गैसें हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो कौन सा है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो आपको बता दें कि बिहार के लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय क्या है, मधुमक्खी पालन है। और यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है। और उपयुक्त दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि अंडा देने का काम जो होता है रानी मधुमक्खी का, यही समय जो होता है वो अंडा देती है। और इसलिए यही समय जो है मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। यहाँ पे पूछा रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। दोस्तों आम भाषा में अगर हम कहें कि अपमार्जक होता क्या है, तो अपमार्जक, पृथ्वी का अपमार्जक कवकों और जीवाणुओं को कहा जाता है। कवक और जीवाणु जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कवक को फफूंदी और अंग्रेजी भाषा में फंगस कहा जाता है, ठीक है। और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक कौन होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कुछ पक्षियों के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो कौवा होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसला बनाता है। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो कभी घोंसले का निर्माण नहीं करता है, तो कोयल होती है जो कि कभी घोंसले का निर्माण नहीं करती है। और कौन सा पक्षी ऐसा होता है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह होती हैं, तो उल्लू जो होता है दोस्तों इसकी आंखें जो होती है वो मनुष्य के समान होती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या नेक्स्ट में कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है, ऑप्शन एक है बी और ओ रुधिर वर्ग। तो किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ओ है, बी है। तो एक किन किन लोगों को अपना रक्त जो है वो दान कर सकता है, बी और ओ को, ए एंड ए बी दोनों को, बी और ए बी रुधिर वर्ग को, ए और ओ रुधिर वर्ग को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बी वर्ग वाला व्यक्ति है वो किसको रक्तदान दे सकता है, तो बी एक तो अपने रक्त समूह वाले खुद के व्यक्ति को, अगर उसका किसी व्यक्ति का अगर रक्त समूह बी है तो उसको दान कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ए बी है, तो इन दोनों लोगों को बी रक्त वाला दान कर सकता है। और रक्त समूह का जो दोस्तों रक्तों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे दोस्तों उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि हमारे वातावरण में किस गैस की सांद्रता सर्वाधिक है। हमारे वातावरण में किस गैस की सांद्रता जो है सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल आयतन के पदों में सबसे प्रमुख होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है, 78% जो होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है 21% पाया जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है पृथ्वी के वायुमंडल में
तन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख पदों में मुख्य घटक होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही दोनों मिलके वायुमंडल का 99% हिस्सा यही बनाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से उससे पूछा जा रहा है कि हमारे वातावरण में किस गैस की सांद्रता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है, नाइट्रोजन गैस की होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, ठीक है, और उसके बाद सांद्रता जो होती है आर्गन की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर उसके बाद नियोन की, फिर हीलियम और फिर क्रिप्टन की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानव पर्यावरण में धर्म आएगा, समुदाय आएगा, जनसंख्या आएगा, ठीक है, रीति रिवाज आएंगे, सभी क्या होते हैं, मानव पर्यावरण के घटक होते हैं। जबकि भूमि जो है वो मानव पर्यावरण का घटक है नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, या कभी कभी लिख देगा सिर्फ UNEP का मुख्यालय कहाँ पे। तो जो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रिया के संबंध में समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बता दें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे अवस्थित है, हेग में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, नैरोबी में है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा रहा है कि कौन सा एक है कि जो कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां जीवित जीव क्या होते हैं, निर्माता, उपभोक्ता और डिकम्पोजर होते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ एक भौतिक वातावरण में बीच बातचीत करते हैं। मतलब एक ही वातावरण में सभी रहते हैं, जिसमें कौन होता है, निर्माता होता है, उपभोक्ता होता है और डिकम्पोजर होता है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो विशिष्ट और सीमित प्रजातियों को शामिल करता है। हर दिन 3 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो अनाज का सेवन करते हैं, और यह सबसे अधिक पानी वाली फसलों में से एक है। चावल जो है भारत की नहीं बल्कि यहाँ पे आपको बता दें कि निम्नलिखित कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। चावल का खेत, जंगल, घास का मैदान या झील। तो चावल का खेत जो है वो क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और तो चावल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की आधी आबादी का जो है सबसे प्रमुख भोजन है, और हर दिन कितना लोग इसको ग्रहण करते हैं आपको बता दें कि 3 बिलियन से अधिक लोग इसको अनाज के रूप में इसका सेवन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहाँ किया गया था। तो अनुच्छेद जो है 356 का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था, बिहार 1958 में, जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959 या मध्य प्रदेश 1957। तो सबसे पहले इसका जो उपयोग किया गया था दोस्तों वो किया गया था केरल 1959 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे किया गया था, केरल में, और सन क्या था, 1959 था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय इसको बनाने में लगा था। अगला प्रश्न,
यहाँ पे पूछा रहा है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों कौन कौन शामिल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें निर्माता, उपभोक्ता और डिकम्पोजर जो होते हैं आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी बातचीत करते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब एक साथ रह के निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे जीवभार का पिरामिड जो होता है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। अक्सर जीवभार का जो पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। और ऊर्जा जो होती है एक जीव से दूसरे जीव में मात्र 10% ही ट्रांसफर होती है। और यह नियम जो है वो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। तो जीवभार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, वन, तालाब, घासीय स्थल या शुष्क स्थल में। तो तालाब जो होता है इसका जो पिरामिड होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पौधे और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जानवर, एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे और जानवर। तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि जहाँ पे एक कोई विशेष क्षेत्र हो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर जब एक साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होता है, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बेल एज लर्निंग असेसमेंट। तो बाला का पूर्ण रूप होता है बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज और एल फॉर लर्निंग और ए फॉर एड। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कहाँ आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कहाँ आरक्षण उपलब्ध है, लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा या पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। एक है कि कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदल दें, बिल्कुल सही। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाएगा तो उससे उसका प्रजनन नहीं होगा, बिल्कुल सही। मच्छरदानी का उपयोग करें, ये गलत हो जाए क्योंकि मच्छरदानी प्रजनन को नहीं सिर्फ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें, बिल्कुल सही। तेल का छिड़काव करेंगे तो जो मच्छरों का जो प्रजनन है दोस्तों वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कर रहा है कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकता। तो मच्छरदानी का प्रयोग जो है वो ही नहीं रोकेगा, बाकी सभी क्या है मच्छरों के प्रजनन को रोक देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत में गिद्धों के आबादी के लुप्त होने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है विषाणु जनित संक्रमण, जीवाणु संक्रमण या मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना, मवेशियों को इंजेक्शन का प्रबंध करना। तो गिद्ध जनसंख्या जो संकट है दोस्तों कब है, भारत के 3 गिद्ध प्रजातियों में से 1992 और 2007 के बीच मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनाक के सेवन के कारण 97 से 99 की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई। कहा गया मतलब कि जो मवेशी जानवर है दोस्तों उनके जो मर जाने का उनके शव को जो खाते थे दोस्तों और इसी कारण से उनकी जो संख्या है उसमें भारी गिरावट आई और उसमें माध्यम से डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा है दोस्तों जो कि दर्द निवारक दवा है, वही मवेशी जानवरों को दिया जाता था और उसी मरने के बाद उसी का सेवन जो गिद्ध करते थे, इस कारण उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मवेशियों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती थी उसी कारण से जो गिद्ध है उनकी आबादी जो है वो लगभग लुप्त होने के कगार पे। आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी होती है? यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस? चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? 1992, 1962, 1972 तो 1982। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट में कह रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकुड़ा पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सी बीमारी होती है? आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू? दोस्तों आपको बता दें कि डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ सभी क्या होते हैं? मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी होती है। मलेरिया, डेंगू सभी क्या है? मच्छरों से फैलने वाले बीमारियां हैं। तो ऐसा कौन सी बीमारी दोस्तों जिसके इलाज में सिकुड़ा जो पेड़ होता है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है और जिसमें क्या होता है? कपकपी के साथ तेज बुखार भी होता है, वो होता है मलेरिया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पूछा रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करें। आप कथन एक है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं, बिल्कुल सही। कथन बी है कि हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत। और कथन सी है कि सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही। दोस्तों आपको बता दें कि हाथियों के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा हाथी और बच्चे शामिल होते हैं और सबसे बुजुर्ग जो मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। और हाथी का झुंड कितने भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है, गलत है दोस्तों। और तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, जिसमें कथन आपका ए और सी क्या है, राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगों देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित हैं? अरावली में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट या विंध्याचल में? तो जब कोई व्यक्ति जो है ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से कहा जाता है केरल जा रहा होता है तो वो कई सुरंगों को पार करता है, कई सुरंगें उसको देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो सुरंगें हैं वो किन पहाड़ियों पे स्थित हैं? पश्चिमी घाट पे। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पहाड़ी पे सारे स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होता है। ऐसा स्थान जहाँ पे काफ़ी समय तक बाढ़ आ जाती है और वहाँ पे दोस्तों काफ़ी समय तक बाढ़ का जो पानी होता है वो बना रहता है, तो वहाँ स्थानीय लोगों में किसका कारण होता है? पुनर्वास का, विस्थापन का, प्रत्यावर्तन का या पुनः स्थापना का? तो किसका कारण होता है? विस्थापन का कारण होता है। जब कहीं पे बाढ़ आता है तो लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। तो 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसमें प्रत्येक समूह में लौह तत्व जो हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? कौन कौन सा है? पालक है, गुड़ है,
और आपका जो आंवला होता है इसमें क्या होता है, लौह तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अफगानिस्तान इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में, बर्लिन राजस्थान या अबू धाबी अफगानिस्तान। तो रेत का टीला कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी अफगानिस्तान में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है, गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो आपको पता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके आगे के दांत जो हैं जीवन बढ़ते रहते हैं, दांतों को लंबा होने से रोकने के लिए वो वस्तुओं को हमेशा क्या करती है, कुतरती रहती है। कौन सा है, गिलहरी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसों में आता है आपका मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, मुख्य नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, गंगटोक, शिलांग, मौसिनराम। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम है और इसी वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा फेमस भी है।